हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 10 ऑफ मेटलर्जी। आज के लेक्चर में हम कॉन्सेंट्रेशन के अगली दो मेथड देखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड एंड इसके बाद जो मेथड है दैट इज फ्रॉथ रोटेशन मेथड। ठीक है, ये जो लेक्चर रहेगा ये 10 स्टैंडर्ड प्लस 12 स्टैंडर्ड दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, तो इसको समझो अच्छे से। 10th वाला आपके लिए तो फायदा ही होगा क्योंकि आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ लोगे तो ज़्यादा नॉलेज होना भी अच्छी बात है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ये एक कॉन्सेंट्रेशन का दूसरा मेथड है, ओर के कॉन्सेंट्रेट करने का दूसरा तरीका। तो पहले आता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ओर का मतलब होता है आपके पास माइनिंग साइड से जो ओर आया है उसमें से सारे इम्प्योरिटीज को क्या कर दो, अब ज्ञान जितने भी ज्ञान है सबको निकाल दो, तो आपको अब जो ओर मिलेगा आप उसे ओर नहीं कहोगे, आप उसे क्या कहोगे, कॉन्सेंट्रेटेड ओर, बिकॉज आपने इम्प्योरिटीज को क्या कर दी है, निकाल दी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से आप कैसे यूज करोगे इसको। तो स्टूडेंट्स ऐसे मेथड में ऐसा मेथड आप उन ओर के लिए यूज करोगे, ठीक है, जिसमें ओर जो है, ठीक है, देखो यूजुअली ओर में क्या होता है, ज्ञान प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर ओर आपका मैग्नेटिक नेचर का है, कहीं ना कहीं मुझे ओर में से चीज निकाल देनी है, तो ये मेथड तब यूज करोगे अगर ओर मैग्नेटिक नेचर का है। तो ज्ञान आपका क्या होना चाहिए, नॉन मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। वेर एज वाइस वर्सा, और अगर नॉन मैग्नेटिक नेचर का है तो ज्ञान आपका मैग्नेटिक नेचर दिखाना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये मेथड में क्या करते हैं, मतलब दोनों में से एक मैग्नेटिक तो दूसरा नॉन मैग्नेटिक ही होना चाहिए, तो ही ये मेथड क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर का यूज करते हैं यहाँ पे, सेपरेटर का, जिसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है दो ये लगे हुए हैं, रोलर्स लगे हुए हैं। दो क्या लगे हैं स्टूडेंट्स, रोलर्स लगे हुए हैं। इन रोलर के ऊपर एक बेल्ट लगी हुई होती है। इन रोलर के ऊपर क्या होती है, एक बेल्ट लगी हुई होती है। और इन दोनों रोलर्स में से एक रोलर नॉन मैग्नेटिक नेचर का होता है। जैसे ये जो है, ये रोलर आपका नॉन मैग्नेटिक नेचर का है, वेर एज आपका जो सेकेंड रोलर है वो कौन से नेचर का होता है, दैट इज मैग्नेटिक नेचर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक रोलर नॉन मैग्नेटिक नेचर का होगा और दूसरा रोलर कौन से नेचर का होगा, मैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है, और ये जो बेल्ट है ये भी नॉन मैग्नेटिक होती है, जो बेल्ट है वो भी क्या रहता है, नॉन मैग्नेटिक रहता है। तो ये रोलर मैग्नेटिक है। नीचे हम क्या रखते हैं, दो कलेक्टर्स रखते हैं। इनको हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कलेक्टर्स कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप माइनिंग साइड से जाओ, ओर को लेके आओ। तो मैंने आपसे कहा था ओर को पहले क्या करते हैं, क्रशर से यूज करके क्रश करते हैं, फिर ग्राइंड ये करते हैं, फिर आपका ये स्टैंप मिल या फिर उसको यूज करके हम उसको क्या करते हैं, पल्वराइज करते हैं, मतलब एकदम पाउडर्ड ओर होना चाहिए। तो ये आपका हो जाता है पाउडर्ड या फिर पल्वराइज्ड ओर। ठीक है, तो आपको पल्वराइज्ड ओर ही लेना है। अब स्टूडेंट आपको बता दो यहाँ पे दो कलर मैंने यूज किए गए हैं, एक थोड़ा ब्लू कलर यूज किया है और एक रेड कलर यूज किया है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो ब्लू वाला पार्ट है, जो ब्लू वाला पार्ट है वो आपको ध्यान में रखेंगे कि वो मैग्नेटिक नेचर का है। अब वो और भी हो सकता है, इम्प्योरिटी कुछ भी हो सकता है। तो जो ब्लू वाला पार्ट है वो समझो मैग्नेटिक नेचर का है, वेयर रेड वाला पार्ट जो है वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक नेचर का है। ठीक है, दूसरी चीज को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ओर है, इसमें इम्प्योरिटी और दोनों ही मिले हुए हैं। तो हम ओर को, पाउडर्ड ओर को क्या करेंगे, इस रिजर्वायर के थ्रू या फिर इस पाइप के थ्रू, इस इनलेट के थ्रू हम पूरे ओर को इस बेल्ट पे क्या करेंगे, गिराएंगे। ठीक है, कौन से एंड से गिराओगे, नॉन मैग्नेटिक एंड से गिराओगे और अदर एंड पे जो मैग्नेटिक है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये और आपका अभी बेल्ट तो घूमते रहेगा, तो ये जो और है ये आपका मैग्नेटिक रोलर की तरफ बढ़ेगा। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा, जब ये नीचे की तरफ गिरेंगे तो ये होगा कि इसमें से जो मैग्नेटिक वाला है, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स है वो तो इस रोलर को चिपके रहेंगे। कब तक चिपके रहेंगे, जब तक ये पूरा नीचे की तरफ आके, जब तक बेल्ट का कांटेक्ट मैग्नेट से टूट नहीं जाता। ठीक है, ये तब तक इस रोलर को स्टिक रहेंगे क्योंकि ये मैग्नेटिक नेचर के हैं। तो आपको ध्यान में रखने का है कि जब बेल्ट का रोलर से कांटेक्ट टूटेगा तब ये जाके कलेक्टर में क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। वेयर एज जो नॉन मैग्नेटिक नेचर के हैं, जो पार्टिकल जो नॉन मैग्नेटिक नेचर का है
वो जैसे ही नीचे की तरफ आएगा तो ग्रेविटी से वो डायरेक्ट नीचे जाएगा, बिकॉज नॉन मैग्नेटिक वाले चीजें रोलर को अट्रैक्ट होंगी नहीं, वो चिपकेंगी नहीं उसको, और वो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। तो आपने दिख रहा है बहुत ही चालाकी से आपने क्या किया है, यहाँ पे दो पार्टिकल्स को, एक मैग्नेटिक नेचर थे एक नॉन मैग्नेटिक नेचर दिखाते, तो दोनों को ही आपने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया हुआ है। हो सकता है ये अगर और आपका मैग्नेटिक होगा तो यहाँ आएगा तो ज्ञान यहाँ जाएगा, और वाइस वर्सा भी हो सकता है आपका ज्ञान मैग्नेटिक नेचर का हो और आपका क्या हो, नॉन मैग्नेटिक नेचर का हो। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपने क्या किया, इम्प्योरिटीज और ज्ञान और को दोनों को ही सेपरेट कर दिया। तो ये मेथड आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। और आपने बेसिकली, अगर मैं आपसे कह दूं स्टूडेंट्स ये और है, तो इस और को आप क्या कहोगे, ये और हो गया कॉन्सेंट्रेटेड और। ये और क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड और, बिकॉज अब इसमें ज्ञान प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। फेरोमैग्नेटिक और मतलब ऐसे और, फेरोमैग्नेटिक और, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक और मतलब ऐसे और जो स्ट्रांगली मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनके लिए हम ये मेथड यूजुअली यूज करते हैं। जैसे कि एक और होता है वोल्फ्रामाइट, FeWO4, ठीक है। इस और को हम क्या बोलते हैं, वोल्फ्रामाइट, और इसका जो साइंटिफिक नेम है इसका फेरस, Fe दैट इज फेरस टंगस्टेट। क्या कहते हैं इसको, फेरस टंगस्टेट, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है ये एक और है, किसका और है, वोल्फ्रामाइट नाम है इसका। तो इसमें इस और के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, इस और के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसमें से आपको ध्यान में रखने का है, एक तो ये खुद प्रेजेंट होगा FeWO4, और इसके अंदर एक और चीज प्रेजेंट होती है दैट इज SnO2, ठीक है। ये भी एक और है जिसका नाम है कैसिट्राइट। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका, कैसिट्राइट। और ये कौन है, फेरस टंगस्टेट, ठीक है। ये खुद भी और है, ये भी और है। तो दोनों अगर आपस में मिले हुए हैं तो दोनों को सेपरेट करने के लिए आप ये मेथड का यूज कर सकते हो, बिकॉज इस केस में FeWO4 जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है, मतलब ये मैग्नेटिक और है। वेयर एज कैसिट्राइट जो है वो आपका, कैसिट्राइट जो है दैट इज नॉन मैग्नेटिक और, ये आपका हो जाता है नॉन मैग्नेटिक और। तो सीधी बात है ना, ये लोग अगर आपस में मिले हुए हैं तो अगर आप इनको बेल्ट पे ऐसे लगा दोगे तो सीधी बात, इधर आपको FeWO4 का पूरा ढेर मिलेगा और इस साइड आपको SnO2 का पूरा ढेर मिलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि इधर हमेशा ज्ञान होगा, यहाँ हमेशा और होगा। जो मैग्नेटिक होगा ये वो यहाँ पे आएगा, जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो तुरंत ही फर्स्ट वाले कलेक्टर में पूरा कलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन which is the method which is only used for the concentration of magnetic ores. Either your ore should be magnetic, if your ore is magnetic तो ज्ञान should be non-magnetic and vice versa, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा काम करता है। चलो अभी अगला जो चेक करते हैं दैट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। एक तो ये खुद प्रेजेंट होगा FeWO4, और इसके अंदर एक और चीज प्रेजेंट होती है दैट इज SnO2, ठीक है। ये भी एक और है जिसका नाम है कैसिट्राइट। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका, कैसिट्राइट। और ये कौन है, फेरस टंगस्टेट, ठीक है। ये खुद भी और है, ये भी और है। तो दोनों अगर आपस में मिले हुए हैं तो दोनों को सेपरेट करने के लिए आप ये मेथड का यूज कर सकते हो, बिकॉज इस केस में FeWO4 जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है, मतलब ये मैग्नेटिक और है। वेयर एज कैसिट्राइट जो है वो आपका, कैसिट्राइट जो है दैट इज नॉन मैग्नेटिक और, ये आपका हो जाता है नॉन मैग्नेटिक और। तो सीधी बात है ना, ये लोग अगर आपस में मिले हुए हैं तो अगर आप इनको बेल्ट पे ऐसे लगा दोगे तो सीधी बात, इधर आपको FeWO4 का पूरा ढेर मिलेगा और इस साइड आपको SnO2 का पूरा ढेर मिलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि इधर हमेशा ज्ञान होगा, यहाँ हमेशा और होगा। जो मैग्नेटिक होगा ये वो यहाँ पे आएगा, जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो तुरंत ही फर्स्ट वाले कलेक्टर में पूरा कलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन which is the method which is only used for the concentration of magnetic ores. Either your ore should be magnetic, if your ore is magnetic तो ज्ञान should be non-magnetic and vice versa, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा काम करता है। चलो अभी अगला जो चेक करते हैं दैट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी।
ओके स्टूडेंट्स, सो अगला मेथड है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ध्यान रखनी है कि ये मेथड, ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन का तीसरा मेथड है। एंड नंबर 1 आपको ध्यान में रखने का कि दिस मेथड इट इज ओनली यूज फॉर द सल्फाइड ओर्स। ठीक है, इट इज ओनली एंड ओनली यूज फॉर द सल्फाइड ओर्स, जैसे कि ZnS, PbS एक्सेट्रा। सल्फाइड और जहां पे आपको सल्फर दिखा तो इस मेथड को आप लोग यूज कर सकते हो कॉन्सेंट्रेशन के लिए, मतलब ज्ञान को निकालने के लिए। तो इसमें से अब देखो कुछ इसका डायग्राम इस तरीके से होता है, जहाँ पे एक बड़ा सा आपके पास टैंक रहेगा, उस टैंक में 2 आउटलेट्स रहेंगे। ठीक है, एक थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा और एक एकदम नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे एक क्या लगा रहता है स्टूडेंट, एक पाइप लगी रहती है। ठीक है, और उसके नीचे एक मशीन फिक्स होती है जिसे आप क्या कहते हो, एजिटेटर कहते हो। क्या कहते हो इसको, दिस इज एजिटेटर। ऑलराइट, दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है कि करना क्या है भाई इसमें। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस पूरे टैंक को पानी से क्या कर देंगे, भर देंगे। ठीक है, ये पूरा हो गया वाटर। ये पूरे टैंक को आप क्या करोगे, पानी से भर दोगे। ठीक है, तो इस टैंक में देयर इज वाटर। अब आपने माइनिंग साइड से जो जिंक सल्फाइड या फिर लेड सल्फाइड या एनीथिंग, इसको जिंक ब्लेंड कहते हैं और इसे गैलेना कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जिंक ब्लेंड, एंड दिस इज कॉल्ड एज गैलेना। तो माइनिंग साइड पे सपोज आपने जिंक ब्लेंड का ओर लेके आए हो, तो उसमें से काफी सारे मिट्टी आपको क्या करनी, निकालनी है, और काफी सारी इंप्योरिटीज जो होंगी वो XYZ आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आपने क्या किया रहेगा, पूरे ओर को पाउडर किया रहेगा। अब उसमें ज्ञान भी जो था वो भी पूरा पाउडर हो चुका रहेगा, तो आप उसको इसमें ऐड करोगे। ठीक है, तो ये एक इनलेट है जहां से आप देखो ये वाला जो कलर है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स, आपका जिंक सल्फाइड को और रिप्रेजेंट करेगा। वेयर एज ग्रीन कलर, सॉरी नॉट ग्रीन, लेट्स यूज सम डिफरेंट कलर, चलो ऑरेंज ले लेते हैं। ये वाला कलर जो है वो आपका इम्प्योरिटीज रिप्रेजेंट, चलो देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इसमें ये पूरा हो गया आपका स्टूडेंट, और प्रेजेंट है पाउडर्ड में। ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, ज्ञान। आई होप द कलर इज विजिबल, यस इट इज। तो करना क्या है हमको, ये पूरा अंदर की तरफ आएगा, सीधी बात है। ये देखो यहाँ से ये पूरा जो ओर है, ठीक है, वो पूरा अंदर आएगा, एंड उसके साथ साथ आपने इम्प्योरिटीज भी भेजी है तो वो भी अंदर आएगा। तो अब दूसरी चीज जो आपने ऐड कर दी है, दैट इज योर, क्या ऐड किया है आपने बच्चों, सल्फाइड ओर आपने ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, सल्फाइड ओर, करेक्ट है। अच्छा, अब क्या करना है, तो देखो अब आपको कुछ रिएजेंट्स ऐड करने हैं। क्या ऐड करना है स्टूडेंट्स, आपको कुछ रिएजेंट्स। तो 3 टाइप के रिएजेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आता है एक फ्रॉथिंग एजेंट, दूसरा आता है स्टूडेंट्स स्टेबलाइजर्स। ठीक है, एंड तीसरा जो आता है दैट इज कलेक्टिंग एजेंट्स। ठीक है, या तो आप ऐसे करो, ज्यादा बेटर रहेगा, ये 3rd पोजीशन पे इसको रखो और ये 2nd रखो। ठीक है, अब ध्यान में रखना। तो मैं आपको इंडिविजुअली एक का बताऊंगी कि रोल क्या है और यूज कैसे क्या करना है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आता है, आपने देखो पानी भरा हुआ है इसमें और ओर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे ओर इसमें समझो आ चुके हैं और आप पानी पूरा सही तरीके से है। अब सबसे पहले जो आप ऐड करोगे वो होता है, आप ऐड करते हो पाइन ऑयल। क्या ऐड करते हो स्टूडेंट, पाइन। तो जो आपका किस में आ जाएगा, फ्रॉथिंग एजेंट में आ जाएगा पाइन ऑयल। ठीक है, तो आपने देखो वाटर ऐड किया, सल्फाइड और ऐड किया, प्लस आपने क्या ऐड किया, पाइन ऑयल ऐड किया। इसके बाद अब होता क्या है, अच्छा इसके बाद आप दूसरा एजेंट देख लो, एक होता है कलेक्टिंग एजेंट्स। ठीक है, तो कलेक्टिंग एजेंट में स्टूडेंट आप क्या ऐड करते हो, एक
कंपाउंड ऐड करते हो, दैट इज सोडियम, ठीक है, दैट इज सोडियम इथाइल xanthates। क्या ऐड करते हो बच्चों? सोडियम इथाइल xanthates। एंड द लास्ट थिंग यू ऐड इज स्टेबलाइजर्स, दैट इज क्रिसोल्स प्लस या फिर एनिलीन आप डाल सकते हो, क्रिसोल्स एंड एनिलीन, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या होगा, तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत स्लो समझाऊंगी यहाँ पे। जैसे आपका और यहाँ पे एंट्री करता है और आप पाइनोल आपने डाला है, स्टेबलाइजर्स डाला है, ये सब एजेंट डाल दिया है, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे? एयर ब्लो करवाते हो, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे? एयर ब्लो करवाओगे। स्टूडेंट्स ये जो एजिटेटर है ये ऐसे घूमता है, प्लस यहाँ पे जो होल्स है इसमें से क्या निकलता है बाहर? हवा बाहर निकलता है, ठीक है, करेक्ट। अब ये गोल 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 जब घूमेगा तो क्या होता है कि ये और भी क्या होगा? और भी मूव करेगा, ठीक है। इसको हम घुमाते हैं क्यों? और एयर इतना सारा क्यों ब्लो करते हैं? ताकि आपके ओर में मूवमेंट हो, आपका ओर जो है जिसमें इम्प्योरिटीज और दोनों चीजें प्रेजेंट है उसमें क्या हो? मूवमेंट हो। तो वो भी क्या करते हैं? इसके साथ 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 घूमना चालू कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये जो पाइन ऑयल है इसको फ्रॉथिंग एजेंट कहते हैं। तो आपने जो ऑयल ऐड किया है वो क्या करता है? फ्रॉथ जनरेट करता है। फ्रॉथ मतलब क्या होता है? झाग जनरेट करता है। समझ में आ रहा है? ऑयल क्या जनरेट करता है? झाग जनरेट करता है। तो यहाँ पे इसके अंदर काफी सारे क्या जनरेट होंगे? फ्रॉथ जनरेट होंगे, काफी सारे, ठीक है। ये हो गया सब फ्रॉथ, ठीक है। अब नाउ स्टूडेंट्स होगा ये कि आपके पास इसके कंटेनर के अंदर दो चीजें हैं। एक तो है आपके पास जिंक सल्फाइड है, प्लस आपके पास क्या है? गैन, ठीक है। याद रख लो कि जो जिंक सल्फाइड है ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक, वेयर इज गैन जो है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। तो इससे फायदा क्या हुआ? देखो हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है? जिंक सल्फाइड इज वाटर लविंग, वेयर एज ऑल द इम्प्योरिटी, फोबिक मतलब वाटर हेटिंग, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत रहना, ठीक है। एंड हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है? वाटर लविंग। देखो होगा ये कि आपने जब ये सब ऐड किया तो ये जो फ्रॉथ जनरेट हुआ है, ये फ्रॉथ सब किसके जनरेट हुए हैं? ये सब ऑयल का जनरेट हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये फ्रॉथ जब जनरेट हुआ है सब ऑयल है। तो अंदर आपके जो ये जो मैंने बताया था ना पिंक वाले सब क्या है? जिंक सल्फाइड है। पिंक वाले क्या है? जिंक सल्फाइड है। तो ये सब जिंक सल्फाइड हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी को पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब ये किसको पसंद करेंगे? ऑयल को पसंद करेंगे, पानी से दूर भागेंगे और इस फ्रॉथ में क्या हो जाएंगे? जाके जमा हो जाएंगे। इस फ्रॉथ में जाके क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे, करेक्ट है। वेयर एज आपके जो जितने भी इम्प्योरिटीज है, मतलब ऑरेंज वाले जो पार्टिकल्स है वो सब क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक है, मतलब उनको पानी पसंद है, तो पानी के साथ क्या हो जाएंगे? मिलने लगेंगे, पानी में डिजोल्व होने लगेंगे, ठीक है। तो वो वाटर की तरफ जाएंगे कंप्लीटली। अब होगा ये फ्रॉथ काफी हल्का होता है, तो फ्रॉथ क्या होगा? हल्का है ना, तो वो सीधी बात है, वो कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ सारे फ्रॉथ जाएंगे, करेक्ट है। सारे फ्रॉथ कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। और अगर मैं डायग्राम को और भी कंप्लीट कर दूं तो ये हो गया पूरा आपका वाटर लेवल। यहाँ पे सब फ्रॉथ ऊपर की तरफ चले आएंगे एंड आपको कुछ फिर स्टूडेंट ऐसा मिलेगा। ये देखो सब फ्रॉथ यहाँ पे जाके जमा हो जाएंगे, सब के सब, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे फ्रॉथ क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे सब। और उन सब फ्रॉथ में आपका जो जिंक सल्फाइड है वो बैठा हुआ है। सब फ्रॉथ में वो क्या हो गया? मिल गया है। दिख रहा है अच्छे से? सब क्या हो गया? मिल गया है। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे क्या किया है? आउटलेट रखा हुआ है। तो ये जो फ्रॉथ है इसमें ही आपकी काम की चीज है। तो फ्रॉथ सब ऊपर की तरफ चले गए, वेरेज ये जो ऑरेंज वाले जो गैन है ये सब नीचे की तरफ आ गए। हैवी होते हैं ना इम्प्योरिटी, से नीचे की तरफ आ गए। और आप इस फ्रॉथ को इस पर्टिकुलर आउटलेट से क्या करोगे? कलेक्ट कर लोगे बाहर। यहाँ पे आप क्या करोगे? देखो आपको सब पिंक पिंक पार्टिकल्स मिलेंगे विद द फ्रॉथ, ठीक है। तो विच इंडिकेट्स ये आपका और हो गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ ZNS है। वेयर एज ये जो है इनके लिए आपने अलग आउटलेट रखा है, तो ये यहाँ से गैन के लिए आप सेपरेटली गैन को क्या करोगे? बाहर निकाल सकते हो। स्टूडेंट्स
बात यह है कि आपने देखो ये जो फ्रॉथ निकाला, फ्रॉथ को ऐसे आप स्किम कर लोगे, ठीक है, निकाल लोगे फ्रॉथ को, फिर उसको वॉश करोगे, फिर उसको ड्राई करोगे ताकि आपको जिंक सल्फाइड पूरे के पूरे सॉलिड स्टेट में पाउडर फॉर्म में बाहर मिल जाए, ठीक है। तो फाइनली आपने इम्प्योरिटी और ओर को क्या कर दिया, इस मेथड से सेपरेट कर दिया है, ठीक है। अब स्टूडेंट होता यह है कि इन सब रीजन का काम क्या, देखो पहले तो क्या होना चाहिए, जब आपने एजिटेटर से घुमाया तो फ्रॉथ बनना चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, फ्रॉथिंग एजेंट, जो कौन फ्रॉथ बनाने का काम कौन करता है, पाइन ऑयल करता है। नेक्स्ट आता है कलेक्टिंग एजेंट। तो स्टूडेंट सोडियम इथाइल ज़ैंथेट, इनका काम क्या होता है कि फ्रॉथ में ZnS को खींच लेना, चिपका लेना, ये कलेक्ट कर लेते हैं ZnS को। अब दूसरा आता है स्टेबिलाइजर। स्टेबिलाइजर्स क्या करते हैं, क्रिसोल ज़ैनिलीन कर क्या रहे स्टूडेंट्स, फ्रॉथ के पदे को अब डिटर्जेंट में कोई बबल बनाओ तो फूट जाता है, तो फ्रॉथ मतलब क्या होता है, झाग जैसा कुछ होता है, तो ये फुट नहीं जाए करके इसके लिए ये बना हुआ है। अगर ये फुट गया तो ZnS वापस आ जाएगा पानी में, तो ये फुटे नहीं, ये पॉप आउट नहीं हो, इसके लिए आप क्या करते हो, स्टेबिलाइजर्स यूज करते हो जो फ्रॉथ की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, फ्रॉथ को फ्रॉथ जैसे ही लंबे समय तक रहने देता है, लंबे समय तक फ्रॉथ उसी स्टेट में रहना चाहिए, ठीक है। जब, और ये तब तक आप प्रोसेस करोगे जब तक पूरा का पूरा जो आपका ओर है वो ऊपर की तरफ और गैन नीचे की तरफ नहीं आ जाता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। एक लास्ट कंडीशन जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ और दो सल्फाइड्स और एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास ZnS और PbS भाई साथ में आ गए और मुझे सिर्फ PbS चाहिए। अब देखो दोनों ही सल्फाइड और है, दोनों ही सल्फाइड और है, ठीक है। जब आप इसमें ऐड करोगे तो सीधी बात है फ्रॉथ, ये जो झाग बना है ये दोनों को उठा के लेके जाएगा ऊपर, पर मुझे एक की एंट्री को रोकनी है और दूसरे की एंट्री लानी है। तो स्टूडेंट्स ऐसे केस में हम एक नया केमिकल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं डिप्रेसेंट। क्या कहते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो नया केमिकल यूज करते हैं दैट इज डिप्रेसेंट, ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछा डेफिनेशन, 12th वालों ये आपके लिए, एग्जाम में अगर पूछा डेफिनेशन क्या है तो आपको यही आंसर आना चाहिए कि डिप्रेसेंट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, डिप्रेसेंट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो दो सल्फाइड ओर्स में से एक की एंट्री को फ्रॉथ में आने से प्रिवेंट करता है, रोक देता है। डिप्रेसेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ वन ऑफ द सल्फाइड ओर्स, कहाँ एंट्री करने से प्रिवेंट करता है, इनटू द फ्रॉथ। क्लियर है। तो मान लेते हैं ZnS को पकड़ लिया उसने, डिप्रेसेंट आप एक केमिकल होगा जो ZnS को रोक लेगा, जाने नहीं देगा, तो आपको सिर्फ फ्रॉथ में क्या मिलेगा, PbS मिलेगा। देखो ZnS क्यों रुक जाता है, क्यों नहीं जा पाता, तो होता ये है जैसे इन दोनों में से ZnS की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए हम डिप्रेसेंट जो यूज करते हैं दैट इज NaCN विच इज सोडियम साइनाइड। क्या है स्टूडेंट्स, ये सोडियम साइनाइड। तो होता ये है कि ये जो सोडियम साइनाइड है ये सारे के सारे ZnS से रिएक्ट कर जाता है, सब के सब जिंक सल्फाइड से ये रिएक्ट कर जाएगा और एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, जिसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रही हूँ दैट इज Na2Zn, ठीक है, CN4 और प्लस मिलता है आपको स्टूडेंट सोडियम सल्फाइड। तो ये कॉम्प्लेक्स जो तैयार हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स एक रीजन है, ठीक है, कि जिंक अपने सल्फाइड स्टेट से तो हट गया, वो कॉम्प्लेक्स बन गया है, तो अब वो हाइड्रोफोबिक नहीं रहा, अब वो ऑयल की तरफ खींचेगा नहीं, तो ये कॉम्प्लेक्स आपका वाटर में ही रह जाता है एज अ फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी यू कैन से, ठीक है। तो सिंस इसने तो ये कॉम्प्लेक्स बना दिया तो PbS आपका रह गया, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा फ्रॉथ में, आप उसको बाहर की तरफ क्या कर सकते हो, कलेक्ट करके यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने का है। सो दिस वॉज द कंप्लीट मेथड ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन। याद रखो डिप्रेसेंट पे क्वेश्चंस आते हैं कि डिप्रेसेंट कब यूज करना चाहिए, तो आपको लिखना है कि डिप्रेसेंट तब यूज करोगे जब आपके एक ओर में दो सल्फाइड्स और हो, और ये पूरा का मेथड सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए ही यूज करते हैं। फ्रॉथिंग एजेंट, फ्रॉथ बनाने वाला पाइन ऑयल, ठीक है, ZnS को या फिर सल्फाइड्स को कलेक्ट करने वाला कलेक्टिंग एजेंट सोडियम इथाइल ज़ैंथेट, फिर फ्रॉथ फूटे नहीं करके उनको स्टेबल रखने वाला स्टेबिलाइजर्स दैट इज क्रिसोल्स एंड एनालिन्स, ये सब के सब कंपाउंड्स हैं। ओके, सो आई होप दिस लेक्चर इज वेरी मच क्लियर। इन केस कुछ डाउट है तो यू कैन स्टिल आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर यू ऑल, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम पढ़ेंगे लीचिंग का मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए मैं एक लेक्चर लूंगी।
और भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो कभी भी कहीं पे भी, ठीक है। सो कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।